साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, भारतीय काव्य शास्त्र के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जहाँ भी आपको लगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई शंका, कहीं कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे व्यक्तिगत संदेश भेजकर भी या कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, किस आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 भामह। आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 2। आज का प्रश्न संख्या 2 है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता, प्रतिभा, जीवन इच्छा और प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। इनके काव्य सृजन का बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम अमंदश्चाभियोगोस्याः कारणम काव्य संपदा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ये परिभाषा दी गई है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह किसका कथन है? कथन से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी कथन आप नोट करते चलिए। प्रायः रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से इनको देखिए। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, बहुत चर्चित कथन है ये। तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, यह किसका कथन है? तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसमें देखिए 4 ग्रंथ दिए गए हैं नाट्यशास्त्र से संबंधित, भाव प्रकाशन, दशरूपक, नाट्य दर्पण और अभिनव भारती। तो पहले तो ये है कि इनके रचनाकार आपको पता होना चाहिए, उनके रचनाकारों का समय पता होना चाहिए, इनका प्रकाशन का जो है समय पता होना चाहिए, तभी आप सही क्रम लगा पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें साथियों सबसे पहले आपका आता है अभिनव भारती, जिसका समय 10वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो है, ये अभिनव गुप्त की रचना है। दूसरा आपका है दशरूपक, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका रचना काल है। और दशरूपक के रचनाकार कौन है? दशरूपककार धनंजय बहुत प्रसिद्ध हैं। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी की रचना है, इसके रचनाकार हैं रामचंद्र गुणचंद्र। भाव प्रकाशन 13वीं शताब्दी की रचना है, इसके रचनाकार हैं शारदा तनय। तो इस तरह से यहाँ आपका हो जाता है सही उत्तर विकल्प संख्या 4, अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये। वक्रोक्त विरोधी आचार्य हैं, वक्रोक्त विरोधी आचार्य हैं भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 विश्वनाथ। वक्रोक्त विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, असत्य कथन है, असत्य कथन है इसमें से, यानी 3 कथन सही है, 1 कथन इसमें से गलत है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे बड़ा उपकरण शब्द है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है और कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो इसमें साथियों असत्य कथन है विकल्प संख्या 4 आपका, बाकी तीनों सही हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई सूक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए। यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? पंडित राज जगन्नाथ, महिम भट्ट, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट।
तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। ये है मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है। ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ का बहुत ही जिसको कहें प्रसिद्ध जो उनका काव्य लक्षण संबंधी सूक्ति हो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, रिपीट होने की पूरी संभावना इसकी रहती है। ठीक है ना। तो किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4 आचार्य भरत। आचार्य भरत ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना किया है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण और रसास्वादन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 रसास्वादन। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चुनिंदा है साथियों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 राजशेखर। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। कवि कंठाभरण के लेखक कौन है? बहुत चर्चित रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई रचना। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित। नोट कर लीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? बहुत ही सरल प्रश्न है, चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, उत्तर समझ में आ जाएगा। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो हैं अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं, आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। बहुत अच्छा प्रश्न। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 रस। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वै सह, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। देखिए यह प्रश्न आ गया, अच्छा प्रश्न है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 पंडित राज जगन्नाथ। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 3 पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह किसका कथन है? यह पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। इसमें एक प्रश्न हमको लग रहा है लैप्स हो रहा है, चलिए क्षमा करिएगा इसके लिए। हमको एक 15 नंबर प्रश्न इसमें से मिस कर रहा है। चलिए 16 देखते हैं सीधे। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद प्राप्त होता है और शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करिए, अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 काव्य प्रयोजन की दृष्टि से
ये जो चौथा कथन है ये गलत है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये है कि भाई इससे यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है, इससे चरम विश्रांति की प्राप्ति भी होती है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान इससे नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है साथियों, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से प्रश्न देखिए। ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा साथी है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। यह कथन जो है ये सही नहीं है। ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजना, ये है कथन सही नहीं है। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वह हलदर के वीर, इस दोहे में है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारूपा लक्षणा और गौड़ी साध्यवसाना लक्षणा। तो इसका सही उत्तर है साथियों, चिरजोई जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वह हलदर के वीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है साथियों, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, डॉक्टर नगेंद्र। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 साथियों कह रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प 1, किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर उसका अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ये लक्षणा से संबंधित असत्य कथन है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, यह गलत कथन है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गति प्रचारः। औचित्य के संबंध में यह किसका कथन है? भामह, क्षेमेंद्र, वामन, भरतमुनि। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 21 आपका विकल्प संख्या 4, भरतमुनि। वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गति प्रचारा। औचित्य के संबंध में यह कथन आचार्य भरतमुनि का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भामह, जयदेव, दंडी, वामन। भामा, जयदेव, दंडी, वामन। तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 4, वामन। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4, वामन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रकृक्षते कथन किस आचार्य का है? वामन, दंडी, मम्मट, रुद्रट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया ये है स्टेटमेंट, यह सूक्ति है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रकृक्षते। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, आचार्य दंडी का कथन है। ठीक है, टीजीटी, पीजी, नेट, जेआरएफ हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप जान लीजिए। तो इसकी गंभीरता को समझिए, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए।
काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारम प्रचक्षते, आचार्य दंडी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, किस आचार्य का कथन है? जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, आचार्य हेमचंद्र। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह कथन आचार्य हेमचंद्र का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ अति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग, यह किस आचार्य का कथन है? मम्मट, भिखारी दास, कुलपति, प्रताप शाही। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, प्रताप शाही। प्रताप शाही का ये है कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? वामन, कुंतक, लोल्लट, आनंदवर्धन। तो सही उत्तर इसका क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, आचार्य वामन का कथन है ये। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है शब्दार्थो सहितम काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? कुंतक, रुद्रट, उद्भट, भामह। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, भामा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? भट्टनायक, भट्ट लोल्लट, आनंदवर्धन, भट्टतौत। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भट्टतौत। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु भट्टतौत को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः लिए गए। ठीक है, तो इसमें देखिए पाठ्य, गान, अभिनय, रस, 4 चीज़ें दी गई हैं। चारों में से इसमें देखिए क्रम बनाइए। यजुर्वेद ऋग्वेद से क्या लिया गया, यजुर्वेद से क्या लिया गया, सामवेद से क्या लिया गया और अथर्ववेद से क्या लिया गया। तो इसमें साथियों ऋग्वेद से पाठ्य, ठीक है, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान, सामवेद को गानवेद भी कहा जाता है, और अथर्ववेद से रस। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 आपका, पाठ्य, अभिनय, गान, रस। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः पाठ्य, अभिनय, गान और रस नाट्यवेद हेतु लिए गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सूत्र किसका है? भामह, रुद्रट, उद्भट, वामन। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, वामन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिलहाल हो गया 30 प्रश्न। आपने तेजी से 1 से 30 प्रश्न पूरा देख लिया। उम्मीद करता हूँ संकलन अच्छा लगा होगा। सच में ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग्रह है इनको ध्यान से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।